गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री में फोर्थ लेसन कर रहे थे, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें हमने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा था कि जो छोटा झारखंड के छोटा नागपुर में रहता था और कैसे वो अपने आप को भगवान के बराबर मानता था। वो कोई भी चमत्कार दिखा सकता था, बीमारियों को दूर कर सकता था, अनाज की डेयरी को बढ़ा सकता था। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। कोई झूम खेती करता था, कोई शिकारी और संग्राहक था, कोई जानवर पालता था। तो ये अपना जीवन कैसे गुजारते थे और कुछ लोग एक जगह पर रहकर खेती करते थे। आज हम आगे पढ़ेंगे जो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन ही बदल गया। कैसे आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का स्थान होता था। उनके स्थान पर औरों से ज़्यादा अधिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह तो उनको अपनी पुलिस भी होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्होंने कई गांवों पर ज़मीनों पर मालिकाना का हक तो मिला, लेकिन उनके शासकीय शक्तियाँ उनसे छीन ली गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। फिर जो घुमंतू काश्तकार का क्या हुआ, यानी घुमंतू होता है घूम घूम कर, काश्तकार होता है खेती करने वाले किसानों का क्या हुआ। ऐसे समूह जो अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो इधर उधर भटकते रहते थे और एक जगह ठहर टिक कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें, और स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम बना दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया और उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया, जैसे कि आप देख रहे दूसरे अध्याय में देख चुके हैं। पट्टेदार अपने भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसने के लिए अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेतों में अच्छी उपज नहीं होती थी। फिर उधर से उन्होंने वन कानून और उनके प्रभाव, जैसे कि आप देखते हो कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा होता है, अतः कानूनों में बदलावों से आदिवासी जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपने नियंत्रण स्थापित कर लिए और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ऐसे जंगलों में जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, इस जंगल में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने की, झूम खेती करने की, फल इकट्ठा करने या पशुओं शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत से काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में चले गए। जैसे अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा रखी थी, उनके सामने एक समस्या पैदा होगी। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो औपनिवेशिक अधिकारों ने इसका भी एक हल ढूंढा। उन्होंने तय किया कि काश्तकारों को जंगल की ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और गाँव में खेती करने की छूट भी होगी, बशर्ते कि गाँवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इससे बहुत सारे इलाकों में वन विभाग में सस्ते श्रमिक की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। फिर बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने नए उन तौर तरीक़ों से भी चलते रहे जिससे वो सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी की और 1906 में सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह का एक उदाहरण था। फिर था व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों में पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे और वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले थे, यह समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति देखें। 18वीं शताब्दी में जो भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में बड़ी भारी मांग थी। भारतीय रेशम को अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत की स्थिति तेज़ी से बढ़ रहा था ये व्यापार उसका। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनसे कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद कृमि कोषों का वर्तमान हो गया
या उन्हें वर्धमान या गया में बेच दिया जाता था। वहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातक और रेशम उत्पादकों के बीच में कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों की जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों की बहुत मामूली फ़ायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। फिर काम की तलाश में घर से दूर रहने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम का चाय बागान और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकर न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। नज़दीक से देखने पर 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली आंदोलन हुआ और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था वह भी इसी तरह का आंदोलन था। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। उसके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते भी था। उसकी परवरिश मुख्य रूप से घोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी, तो उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय में परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को के इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने वाले, जहाँ मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, वहाँ भी उसने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार को भी वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और ख़राब बातें छोड़ दें। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया और उन्होंने जनेऊ धारण की और शुद्धता विद्या पर जोर देने लगे। अपने किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोनों में विश्वास ना करें। वहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया और वह उन्हें बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। जो 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें और वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा कर रहे थे जहाँ मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों का नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं पाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों को से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं को सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियों और परंपरागत भू व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगे तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुना दी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण, जो दीकुओं और यूरोपीय लोगों को कहा गया, उनको तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर दावा किया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक बन गया और सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु होगी और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला तो इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपचारिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है
उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्म और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस बात को अंजाम दिया। तो आपने आज ये लेसन कंप्लीट हो गया। आपने इस लेसन को अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके।